नरेश मीणा। मतलब आपके फेवरेट नेता है वो नरेश मीणा है। और सरकार अगर डूंगरी बांध का निर्माण कर रही है तो हमारे साथ तो गलत है ना। किसी गरीब के यहाँ पे पानी तो पहुँच रहा है, किसी किसान के पास खेत में सिंचाई करने के लिए पानी तो होगा। आप तो चलो जिले की बात कर रहे हो, मतलब आपके है ना? फेवरेट नेता मैं है कह वो रहा हूँ कि वो नरेश मीणा। 76 गांव, तो आप सोचिए क्या लाखों लोगों की लाश पे पैर रख के किसी एक जिले को फायदा पहुंचाने से क्या क्या फायदा हो जाएगा, मुझे बताइए। होता क्या है बताइए। सरकार खुल के इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रही। आपको एक और बात बता दूं, नरेश मीणा है वो भी डूंगरी बांध वाले में आना चाहते थे। आने के लिए वो प्लान भी बना रहे थे कि 27 तारीख को मैं वहाँ जाऊँगा। क्या इसमें भी सरकार का कोई रोल आपको नज़र आता है? उनसे मैंने पूछा कि आप एक साथ मिलकर क्यों नहीं प्रदर्शन करते हो, ABVP NSY। तब उसने कहा कि हमारे अंदर हितों का टकराव है। उसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज क्या जा रहा है भजन लाल जी को चुनाव, जनता से जिसका जुड़ाव है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को टिकट दो, आप क्यों नहीं देते हो? आम कार्यकर्ताओं को मिलता है क्या बेचारों को? मुकदमे, जेल और परेशानियां। परिवार में एक एक सरकारी नौकरी दे, दूसरा प्रत्येक परिवार को 10-10 बीघा जमीन दे। शिक्षा मंत्री है कि क्या? यही समझ में नहीं आ रहा मेरे तो, कि मैं कोई जेब से पैसे थोड़े दूंगा। अरे जेब से, अगर आप जेब से देने लायक ही होते तो आप यहाँ घूम रहे नहीं होते। सबसे बड़ी बात तो आप देखो, वसुंधरा राजे जी का गढ़ है वो, जो दुष्यंत सिंह जी, उनको शर्म करनी चाहिए। क्यों नहीं करते हैं ये लोग? क्योंकि उस क्षेत्र की हालत ही ऐसी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज हम एक ऐसे नेता के साथ बैठे हैं जो बेरोजगारी, युवाओं की आवाज़ है और इसके अलावा डूंगरी बांध को लेकर अभी चल रहे हैं आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी निभा रहे हैं। हमारे साथ है शेर सिंह योगी। कैसे हो शेर सिंह जी? मैं एकदम बढ़िया सर। डूंगरी बांध को लेकर है वो लगातार है, युवा बुजुर्ग मान लो कोई भी हो, सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। असलियत में डूंगरी बांध का मुद्दा है क्या, आप जनता को जरा बताइए। देखिए, डूंगरी बांध पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एक पार्ट है, जो चंबल के पानी को राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पहुंचाने की बात सरकार ने रखी थी। लेकिन पहले हमने ERCP की जब मांग करी थी, हमें ये नहीं पता था कि ERCP हमारा काल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि डूंगरी जो बांध है वो ऐसी जगह बनाया जा रहा है जहाँ से हमारे क्षेत्र के 76 गांवों को तो लिखित में जो राजस्व ग्राम है उनको उजाड़ा जा रहा है। अब आप एक बात बताइए, हमारी लाशों पे पैर रखे और सरकार अगर डूंगरी बांध का निर्माण कर रही है तो हमारे साथ तो गलत है ना भाई। आपका पानी आप अलवर पहुंचाने की बात कर रहे हो, लेकिन हमें क्या मिल रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हमारे घर विस्थापित हो रहे हैं, हमारे जानवर विस्थापित हो रहे हैं, हमारे देवी देवता जिनमें हमारी श्रद्धा आस्था है वो विस्थापित हो रहे हैं। कहाँ लेके जाएंगे हम सारी चीज़ों को? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि हमारे घर विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन अलवर जिला को फायदा हो रहा है। किसी एक जिले को फायदा तो हो रहा है ना। किसी गरीब के यहाँ पे पानी तो पहुँच रहा है, किसी किसान के पास खेत में सिंचाई करने के लिए पानी तो होगा। तो लेकिन आप एक चीज सोचिए, आप तो चलो जिले की बात कर रहे हो, है ना। मैं कह रहा हूँ कि वो 76 गांव, जो 76 गांव है वो केवल राजस्व ग्राम है, उनके आसपास में छोटे छोटे गांव हो रहे हैं। ऐसे अगर अंदाजा लगाएंगे ना हम, तो 250 से 300 गांव विस्थापित हो रहे हैं। उन 250-300 गांवों के लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो आप सोचिए क्या लाखों लोगों की लाश पे पैर रख के किसी एक जिले को फायदा पहुंचाने से क्या क्या फायदा हो जाएगा, मुझे बताइए। ये तो सरकार ने कुछ और सोचा होगा उनके बारे में। नहीं तो सरकार, आपके पास भी सरकार आई होगी, क्योंकि आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सरकार का कोई व्यक्ति आपके पास आया होगा, उसने कुछ आपको बताया होगा। जो डूंगरी बांध संघर्ष समिति है, उन्होंने 4 महापंचायतें करी है। 4 महापंचायतों में लाखों लोगों की उपस्थितियां रही है और लाखों लोगों में बहुत भयंकर आक्रोश भी है। लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री का कोई PSO ऐसा कोई आदमी नहीं पहुंचा। केवल SDM और एडिशनल SP वगैरह पहुंच जाते हैं और वो ज्ञापन लेके आ जाते हैं बस। होता क्या है बताइए। सरकार खुल के इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रही, ना सरकार कोई ऐसे स्टेटमेंट जारी कर रही। सरकार ने तो उल्टा लिस्टें जारी और कर दी कि साहब ये गांव है, इनको विस्थापित किया जाएगा, जबकि ना कोई पैकेज ना कोई ऐसा कुछ भी सरकार ने इस पे खुल के कोई बात ही नहीं करी। सरकार बिल्कुल वो कुंडली में गुड़ फोड़ने वाला काम कर रही है। मतलब जो 76 गांव है उनके लिए मुआवजे की ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की अभी तक तो कुछ ऐसा क्लियर सरकार ने किया नहीं, केवल लिस्टें जारी करी है। सरपंचों से NOC मांगने का काम सरकार कर रही है। तो हमें तो ये क्लियर पता लग गया है कि ये सरकार हमारे लोगों की कब्र खोदने का काम कर रही है। आपको एक और बात बता दूं, नरेश मीणा है वो भी डूंगरी बांध वाले में आना चाहते थे। आने के लिए वो प्लान भी बना रहे थे कि 27 तारीख को मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन उनसे पहले उनकी वापस दोबारा गिरफ्तारी हो गई।
क्या इसमें भी सरकार का कोई रोल आपको नजर आता है? देखिए नरेश भाई, हाड़ौती में तो अब गए हैं, उससे पहले जो छात्र राजनीति के टाइम पे जो पूरी राजनीति करी उन्होंने, वो पूर्वी राजस्थान के लोगों के साथ करी और पूर्वी राजस्थान से उनका आत्मिक जुड़ाव भी है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि नरेश भाई आना चाहते थे, बिल्कुल, और आना चाहते थे, और भविष्य में भी मुझे उम्मीद है कि नरेश भाई डोंगरी बांध आंदोलन से जुड़ेंगे। अब रही सरकार की बात, सरकार के द्वारा अरेस्ट करना, तो ये सरकार तो आपको पता है कि पहले भी हठधर्मिता ही अपना रही थी। जब ये सरकार एक गांव में रात में घुस के और वहां के बच्चों को, महिलाओं को इनकी पुलिस उठा उठा के मारती है, गोलियां चलाती है, बम छोड़ती है, तो आप सोचिए कि दोबारा जेल ले जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सरकार तो हठधर्मी है। भजन लाल जी वो कहते हैं ना, इस सरकार का तो इकबाल ही खत्म हो गया, इस सरकार को तो चला ही ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि नरेश मीणा है वो जो छात्र संघ चुनाव है या छात्र राजनीति से ही सक्रिय है, तो अब क्या छात्र संघ चुनाव के लिए भी आपका कोई बड़ा आंदोलन है नरेश मीणा का, या आपके डूंगरी बांध में इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इतना बड़ा आंदोलन करते हैं, क्या उन लोगों का छात्र संघ चुनाव के ऊपर भी ध्यान जा रहा है क्या? क्योंकि पिछले 2 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे और लगातार युवा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए नरेश भाई साहब ने पहले भी जब उनसे पूछा गया था किसी पत्रकार ने, तो उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि बिल्कुल छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं वो सारे समर्थन में, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, चाहे मुकेश वाकर जी हो, चाहे मनीष यादव जी हो, चाहे अब गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, सारे ही अब तो समर्थन में कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। और देखिए मैं एनएसयूआई राजस्थान का प्रदेश सचिव हूँ और 5 तारीख को विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में पूरी राजस्थान की एनएसयूआई शहीद स्मारक पे बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी और विधानसभा को घेरने का काम करेगी। 5 तारीख को शहीद स्मारक से आप बड़ा प्रदर्शन करने वाले हो? बिल्कुल। क्या इसमें सिर्फ एनएसयूआई ही शामिल होगी या फिर छात्र संघ चुनाव की जो संघर्ष समिति बनी है उसका भी कोई योगदान रह रहा है? इसके बारे में तो मेरे को ज्यादा मालूम है नहीं, वो हमारे अध्यक्ष जी को पता होगा। जहां तक मुझे लगता है कि जिनको वास्तविकता में लगता है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, उन लोगों को एनएसयूआई के साथ खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी संगठन के बिना आप अकेले अकेले अगर लड़ोगे तो फिर आपको दिक्कतें होंगी और आपका काम भी नहीं होगा। तो मैं तो ये चाहता हूं कि चाहे संघर्ष समिति हो, चाहे अदर कोई छात्र संगठन हो, आप सबको मिलकर और 5 तारीख को बहुत दमखम से और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहिए। किसी ने कहा था, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, उसमें एबीवीपी के एक नेता थे, उनसे मैंने पूछा कि आप एक साथ मिलकर क्यों नहीं प्रदर्शन करते हो, एबीवीपी एनएसयूआई? तब उसने कहा कि हमारे अंदर हितों का टकराव है। तो क्या एनएसयूआई और एबीवीपी में हितों का टकराव है या छात्र संघ चुनाव को लेकर वो एक हो सकते हैं? क्योंकि उन्होंने तो यही कहा था कि हमने यहाँ पे लगाया है कि गहलोत यहाँ का तानाशाह है और गहलोत लोकतंत्र का हथियार है। देखिए, क्योंकि ये तो एनएसयूआई स्वीकार कर लेगी क्या अगर वो कहेंगे तो? सुनिए, गहलोत साहब पे अगर वो आरोप लगा रहे हैं ना, वो गलत लगा रहे हैं। कल ही का आप स्टेटमेंट देखना, अशोक गहलोत जी की एक पोस्ट है, उन्होंने क्लियर कहा है उसमें कि हमने छात्र संघ चुनाव पोस्टपोन करें, बैन नहीं करे। तो अब तो इनके हाथ में ना, अब तो सरकार इनकी है, ये क्यों नहीं कर रहे? अब ये तो वही वाली बात होगी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सवाल जाके नेहरू से करो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। जो जिम्मेदार है उसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज क्या जा रहा है भजन लाल जी को चुनाव करवाने में छात्र संघ के? क्योंकि भजन लाल जी को या फिर ऐसे नेताओं को डर है जो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, जो धनबल की राजनीति कर रहे हैं, जो बाहुबल की राजनीति कर रहे हैं ना, उनको डर है कि छात्र संघ चुनावों से क्या है कि गरीब मजदूर किसानों के बच्चे निकल के आते हैं, जो रियल में लायक है, काबिलियत रखते हैं, वो बच्चे निकल के आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई छात्र संघ अध्यक्ष ही बने, लेकिन छात्र नेता भी बन के और अपने कहीं ना कहीं अपने एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जाता है और वो निकल के आते हैं और ये जो परिवारवाद की और ये धनबल की बाहुबल की राजनीति करते हैं ना, इनको टक्कर देने का काम करते हैं। जैसे नरेश मीणा जी को आप देख लो। अभी आपने कहा कि अशोक गहलोत ने कहा कि हमने तो 1 साल के लिए चुनाव बंद किया था, लेकिन जब उन्होंने चुनाव बंद किया था तब ऐसे ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं था कि सिर्फ 1 साल के लिए चुनाव बंद है, अगले साल आपका चुनाव है वो वापस स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, उस समय नहीं था, अब क्यों आ रहा है ये बयान? तो हार गए ना गहलोत जी, चली गई ना सरकार हमारी, तो अब तो इनकी सरकार एक कर दे। नहीं, उस समय तो गहलोत ने नहीं कहा था ना। अब गहलोत क्या अपनी है वो बचाना चाहते हैं विरासत को, कि यार मैं विरासत को बचा लूं, स्टूडेंट्स को अपने पक्ष में कर लूं, कि मैंने तो 1 साल का ही किया था। उस समय कोई भी ऑफिशियली बयान में ये नहीं था। राजस्थान का युवा बहुत समझदार है और बहुत शिक्षित भी है, तो गहलोत जी को हराया ना 23 में, लाए ना कांग्रेस को नीचे, जिताया ना बीजेपी को। तो इसका अगर मतलब आप एनएसयूआई वालों ने मिलकर गहलोत जी को हरा दिया? नहीं, हम तो क्यों हराने वाले, हम तो पार्टी के प्रति नहीं। आपने कहा कि गहलोत जी को हरा दिया ना। बिल्कुल हरा दिया, राजस्थान के युवाओं ने हरा दिया। और ये छात्र संघ चुनाव बहाली को लेके ही हराया। छात्र संघ चुनाव को अगर वो स्थगित नहीं करते तो बिल्कुल कांग्रेस सरकार वापसी करती, लेकिन हराया युवाओं ने। सर, आपका ये मानना है कि गहलोत सरकार का हारना या कांग्रेस का हारना
सिर्फ और सिर्फ छात्र संघ चुनाव तक ही सीमित है? कुछ नहीं, और नहीं, गलतियां नहीं, भी कुछ आपके? और भी चीजें हुई है, मैं बताऊं। मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं और गहलोत सरकार में 17 मंत्री उस टाइम हारे। तो दिक्कतें ये रही कि एक तो कुछ एक जो मंत्री थे जिन्होंने उस टाइप की चीजें करी, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारा जो उम्मीद थी ये थी कि टिकट बदलने चाहिए थे, क्योंकि एक एक ही 6-6 7-7 बार जीत के और विधायक बन के आ रहे हैं, तो जनता क्या है, एंटी इनकम्बेंसी होगी। एंटी इनकम्बेंसी जनता नेताओं के प्रति, कांग्रेस, जैसे मेरा क्षेत्र है पूरा कांग्रेस का है, तो वहां नारे यही लगे थे कि कांग्रेस से बैर नहीं और फलाने तेरी खैर नहीं। तो मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, लेकिन आज भी हमारा जो क्षेत्र है वो कांग्रेसी है और कांग्रेस को मानता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है कि जब वहाँ लोकल लीडरशिप जो होती है ना, वो तानाशाह जब हो जाती है तो जनता बदलाव चाहती है सब। नहीं, कुछ नेताओं का मानना ये भी होता है कि लोकल लीडरशिप है वो जरूरी भी है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि चूरू के सांसद है राहुल कसवा, जो अभी कांग्रेस से हैं। हाँ। वो पहले 2 बार बीजेपी से भी सांसद रह चुके हैं। हाँ। बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, उसमें वहां पे देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया, और बीजेपी की वहां से आसपास की जो सीटें हैं, चूरू के अलावा सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, वो सारी सीटें हार गई बीजेपी। तो कहीं ना कहीं लोकल लीडरशिप का भी तो फायदा देख रहे होंगे ना ये जो ऊपर बैठे हैं गहलोत और सब। देखिए, बिल्कुल, आपने देखा होगा कि इससे पहले जब चुनाव आते हैं उससे पहले फीडबैक लेते हैं ये। जब आपका 90% फीडबैक ही नेगेटिव जा रहा है तो तब तो आपको देखना चाहिए ना भाई। 90% फीडबैक जब पार्टी के पास, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास ही किसी लोकल लीडर का ये जा रहा है कि साहब जनता इसके बिल्कुल खिलाफ है, फिर भी आप उसी को टिकट दे रहे हो, तो ये तो गलत है ना। आप किसी यूथ को दे दो, आप किसी ऐसे आदमी को दे दो जो जमीन पे लड़ाई लड़ रहा है, लोगों के काम करवा रहा है, मेहनत कर रहा है और जनता से जिसका जुड़ाव है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को टिकट दो। आप क्यों नहीं देते हो? और मैं तो ये निवेदन करता हूँ गहलोत जी को और शीर्ष नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को, कि आप उन मजदूर, किसान और गरीबों के बच्चों को टिकट दो जो काबिलियत रखते हैं, जो लड़ना जानते हैं, जिनके अंदर मेहनत है, जो मेहनत करते हैं, मजबूती से लड़ते हैं। अब आम कार्यकर्ताओं को मिलता है क्या बेचारों को? मुकदमे, जेल और परेशानियां परिवारों। हाँ, जेल का तो अगर देख लो तो निर्मल चौधरी को भी जेल हुई, अभिमन्यु पुनिया भी विधायक होते हुए भी उनको पुलिस लेके चली गई, नरेश मीणा को भी है वो जेल में डाल दिया गया। और आपके लगातार आप देख रहे होंगे युवाओं को छात्र संघ चुनाव को लेकर भी है वो काफी उनको पकड़ा जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, मैंने मेरे जीवन में अभी तक 2-3 मुख्यमंत्रियों को देखा। ये तीसरे मुख्यमंत्री, पहले वसुंधरा राजे जी थी, उनसे पहले गहलोत जी थे, तो इन्हीं का कार्यकाल देखा है मैंने मेरे जीवन में। लेकिन कभी मैंने इतना तानाशाह ना तो अशोक गहलोत जी को देखा, ना वसुंधरा जी को देखा, जितना वर्तमान की बीजेपी गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है। कोई भी आप काम कर लो, कहीं भी आप छोटा सा धरना प्रदर्शन भी करोगे ना, किसी गरीब को अगर मार दिया और उसके लिए आप अगर न्याय मांगने भी चले गए तो भी आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, तो भी आप पे 6-6 7-7 मुकदमे ये पुलिस कर देती है। क्यों साहब? आप लोकतंत्र को मारना चाहते हो, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, देश के संविधान पे आपको भरोसा नहीं है। और बीजेपी है तो वैसे भी संविधान पे भरोसा करती है, हमने तो देखा नहीं आज तक। संविधान की तो कभी इन्होंने ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई संविधान को कहीं इन्होंने मजबूती से रखा हो। लोकतंत्र को तो खत्म ही करना चाहते हैं लोग। तो आपका भजनलाल को क्या संदेश है कि युवाओं? मैं भजनलाल जी से पहली बात तो निवेदन ये करना चाहूंगा साहब कि सबसे पहले तो छात्र संघ चुनाव की बहाली करें। दूसरा, अभी झालावाड़ में जो तात्कालिक मुद्दा है, पीपलोदी के झालावाड़ के प्राथमिक विद्यालय में जो छत गिरी थी, उन बच्चों के परिवार को प्रत्येक को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे, प्रत्येक उनके परिवार में 1-1 सरकारी नौकरी दे। दूसरा, प्रत्येक परिवार को 10-10 बीघा जमीन दे। क्योंकि आप एक चीज बताइए मेरे को सर, अगर किसी धार्मिक झगड़े के अंदर कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, जब तो ये 1-1 करोड़ उनको मुआवजा दे देते हैं, उनको बेटों को सरकारी नौकरी दे देते हैं, उन बच्चों का क्या कसूर, उनके परिवारों का क्या कसूर? और राजस्थान के स्कूलों की हालत आज ये है, जर्जर अवस्था में स्कूल जब रोजाना गिर रहे हैं। अभी जैसलमेर में गिरा एक बच्चा मर गया और एक शिक्षक घायल हो गए। तो क्या इन लोगों की जवाबदेही तय नहीं होती? फिर उसके बाद इनके शिक्षा मंत्री के बयान आप देख रहे हो कितने हास्यास्पद है। शिक्षा मंत्री है कि क्या, यही समझ में नहीं आ रहा मेरे तो, कि मैं कोई जेब से पैसे थोड़े दूंगा। अरे जेब से, अगर आप जेब से देने लायक ही होते तो आप यहाँ घूम रहे नहीं होते। आपको जनता टैक्स देती है, कोई आप अपने पिताजी के पैसे से हमको नहीं दे रहे हो। निर्मल चौधरी कुछ भी नहीं है, फिर भी जेब से 1-1 लाख रुपए दे दिए उन्होंने। नहीं तो देखो, मैं सराहना करूंगा निर्मल जी की कि बड़ा दिल रखते हुए उन्होंने और बच्चों को 1-1 लाख रुपए उनके परिवारों को दिए, तो अच्छी बात है और होना चाहिए जिनके पास है। अब साहब हमारे पास तो इतने भी नहीं है कि हम दे दें, बाकी की हमारे पास अगर होते तो कोशिश हम भी करते हैं, लेकिन जिनके पास है तो उनको बड़ा दिल दिखाते हुए, क्योंकि जैसे निर्मल जी का जो बयान मैंने सुना, तो निर्मल जी कह रहे थे कि मैं उस गाँव में गया और वहाँ एक भी पक्का मकान नहीं है।
तो ये दुखदाई है। आज के आप कौन सी 21वीं शताब्दी में आप जी रहे हो और आप बहुत बड़े वादे कर रहे हो, सरकारें बहुत बड़े वादे करती है, तो आप जब ग्राउंड पे जाके देखोगे हकीकत सच्चाई ये है कि वहां उन लोगों के पास पक्के मकान भी नहीं, उनकी तो छतें गिरने वाली है। निर्मल चौधरी के हिसाब से तो एक पक्का मकान नहीं है कोई भी, तो इसका मतलब एक पक्का मकान इकलौता स्कूल था वो भी गिर गया। वो भी गिर गया। अब आप देखो कितनी मतलब मार्मिक बात है ये। और सबसे बड़ी बात तो आप देखो, वसुंधरा राजे जी का गढ़ है वो, झालावाड़ से वसुंधरा जी जीतती है, उनका बेटा 2-3 बार से वहां सांसद है, शर्म नहीं आती इन लोगों को? मैं तो कहता हूँ वसुंधरा जी को शर्म करनी चाहिए, और सबसे ज्यादा तो हड़ौती के नेताओं को शर्म करनी चाहिए, ओम बिरला जी को शर्म करनी चाहिए, और जो दुष्यंत सिंह जी उनको शर्म करनी चाहिए। क्यों नहीं करते हैं ये लोग? रियल में नरेश जी जो लड़ रहे हैं ना, मुझे जहां तक मैं मेरी आत्मा से ये कह रहा हूँ कि वो रियल में अच्छा लड़ रहे हैं, क्योंकि उस क्षेत्र की हालत ही ऐसी है। मैंने भी उस क्षेत्र को काफी बार मैं जब गया हूं तो हमने देखा उस क्षेत्र के हालात ऐसे ही है कि वहां कुछ एक लोग जो धनबल बाहुबल की राजनीति करके और वहां से जयपुर आ जाते हैं, ये जयपुर दिल्ली में घूमते रहते हैं, कभी ग्राउंड पे काम ही नहीं करते। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर अब आगे का क्या प्लान है, क्योंकि एक बार वो जमानत में रिहा हो चुके हैं, अब आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, पहली बात तो नरेश जी की जो टीम है वो ही डिसाइड करती है। हम लोगों से जितनी भी मदद होती है वो हम करते हैं। अभी 4 तारीख को बांदीकुई में एक कार्यक्रम है, तो हम लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश भी करेंगे, और जो हमसे मदद होगी ना, जो हम कर सकते हैं नरेश भाई साहब के लिए, वो करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। हम आपके साथ एक क्विक फायर राउंड खेलेंगे, जिसमें मैं आपको 2 नेताओं का नाम लूंगा और आपको एक फेवरेट नेता आपका कौन सा है वो चुनना है। सबसे पहला नाम है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट। पायलट साहब। पायलट साहब। सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा। पायलट साहब। सचिन पायलट और भजनलाल शर्मा। पायलट साहब। सचिन पायलट और टीकाराम जूली। मैं यहाँ पे जूली जी को पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने एक तो तीन बार लगातार सचिन पायलट को सिलेक्ट किया। नहीं, जूली जी को मैं इसलिए पसंद करूंगा क्योंकि जब मैं 3 बार पायलट साहब को कर चुका हूं, तो एक मौका जूली जी को भी मिलना चाहिए। जूली जी को मैं इसलिए करूंगा, पहले बात तो सरल है, सौम्य और समझते हैं चीज़ों को। और मैं तो ये कहूँगा कि जनाधार के नेता चाहे नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका इन्होंने जो निभाई है शायद ही कोई निभा पाता। बहुत बेहतर भूमिका निभाई है, तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनसे। टीकाराम जूली और किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर साहब। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। क्योंकि जमीनों पे अगर राजस्थान में किसी को पूर्वी राजस्थान में मैंने लड़ते हुए देखा है, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस रविंद्र सिंह भाटी। मैं डॉक्टर साहब को पसंद करूंगा। किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल। फिर मैं डॉक्टर साहब को पसंद करूंगा, क्योंकि विचारों की राजनीति और लड़ने की राजनीति दोनों को पैरेलल लेके चले जीवन में, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा। नरेश मीणा। मतलब आपके फेवरेट नेता है वो नरेश मीणा है? नहीं, ऐसा नहीं है। नरेश जी क्या है, आत्मिक जुड़ाव है, वो हमारे बड़े भाई है और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और शायद मेरी तो जो राजनीति में जो एंट्री हुई ना, वो उनको देख के हुई, उनकी चीज़ों से हुई। तो मैं तो पर्सनली अगर मुझे कोई ऑप्शन मिले या ना मिले, मैं जहाँ तक है कि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें चलती है, पार्टीबाजी चलती है, लेकिन आत्मा की बात मैं कहूँ तो मैं नरेश भाई साहब को चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत रफ्तार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत रफ्तार में ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।